हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ शिक्षा मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। और ये कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया, वियना। वियना में एक जगह पड़ती है ऑस्ट्रिया। ये कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। इनका समय क्या था? 1856 से 1939। 1856 से 1939। यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के 3 स्तर बताए, जो इस प्रकार हैं। कितने स्तर बताए? 3 स्तर। मन के कितने स्तर बताए? 3 स्तर। नंबर 1 चेतन मन, यह 10% या 1/10 भाग होता है। अर्ध चेतन मन। नंबर 3 अचेतन मन, यह 90% या 9/10 भाग होता है। या 9/10 भाग होता है। चेतन मन, यह मन वर्तमान से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? वर्तमान से संबंधित है। अर्धचेतन मन, ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए। कोई भी चीज़ पर जब हम मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो वह कोई भी चीज़ याद आ जाती है। अचेतन मन, जो मन चेतना में नहीं होता, यह दुखी दमित इच्छाओं का भंडार होता है। जो मन चेतना में नहीं होता, यह दुखी दमित इच्छाओं का क्या होता है? भंडार होता है। मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। किसके आधार पर? मन के आधार पर। ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो, यानी एकदम अहम और पराअहम। ईड क्या होता है या एकदम क्या होता है? यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। ईड यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। इसमें काम प्रवृत्ति को सबसे बड़ा सुख समझा जाता है। इसमें पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। एकदम किससे जुड़ा हुआ है? पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। ईड, ईगो अहम द्वारा नियंत्रित होता है। ईड, ईगो अहम द्वारा, ईड, ईगो और अहम द्वारा नियंत्रित होता है। ईगो यानी अहम द्वारा नियंत्रित होता है। ईगो दूसरा कौन सा है? ईगो यानी अहम। यह वास्तविकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? वास्तविकता पर। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ है। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। क्या उचित क्या है और अनुचित क्या है? यह मानवतावादिता से संबंधित है। यह मानवतावादिता से क्या है? संबंधित है। सुपर ईगो यानी पराअहम। सुपर ईगो यानी पराअहम। यह आदर्शवादी सिद्धांत है। यह ईड और ईगो पर नियंत्रित करता है। यह किस पर नियंत्रित करता है? ईड और ईगो पर। यह पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित है। पूरी तरह से किस पर आधारित है? सामाजिकता और नैतिकता। सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित है। यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रवृत्ति देवत होती है। इसमें प्रवृत्ति कैसी होती है? देवत, यानी इसमें देवत यानी देवता के समान प्रवृत्ति होती है। देवत प्रवृत्ति होती है। सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। कितनी प्रवृत्तियां बताई है? 2। सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। जीवन मूल प्रवृत्ति। नंबर 1 जीवन मूल प्रवृत्ति, यह जीने के लिए साधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करती है। यह जीने के लिए साधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करती है। यह जीवन मूल प्रवृत्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें काम, वासना, भूख और प्यास शामिल है। इसमें काम, वासना, भूख और व्यास नहीं, ये प्यास। काम, वासना, भूख और प्यास शामिल है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति दूसरी कौन सी है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसमें
इस मूल प्रवृत्ति को घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है। कौन से कहा जाता है? घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है। इसका संबंध विनाश से है। इसका संबंध किससे है? विनाश। इसका संबंध विनाश से है। यह मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करती है। इसमें व्यक्ति आक्रामक व विध्वंस कार्य कर सकता है। इसको फ्राइड ने थेनोटोस कहा है। इसको फ्राइड ने क्या कहा है? इसको फ्राइड ने क्या कहा है? थेनोटोस कहा है। ये फ्राइड है, फ्राइड। इसको फ्राइड ने क्या कहा है? थेनोटोस कहा है। और सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? बर्फ से। सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ की चट्टान से की है या बर्फ से की है। फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ से की है। जैसे बर्फ को अगर पानी में डालते हैं तो उसका 90% भाग पानी में तथा 10% भाग बाहर रहता है। अगर हम किसी बर्फ को पानी में डालते हैं, ये टब है, इसमें डालते हैं, तो इसका 90% तो भाग पानी में रहता है और 10% भाग बाहर रहता है। 90% भाग अचेतन यानी अनकॉन्शियस होता है और 10% भाग चेतन यानी कॉन्शियस होता है। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था अर्धचेतन होती है। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था अर्धचेतन होती है। फ्राइड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे फ्राइड ने 5 अवस्थाओं में बांटा है, जो इस प्रकार हैं। किसने अवस्थाओं में बांटा है? 5 अवस्थाओं में। इसे फ्राइड ने कितनी अवस्था में बांटा है? 5 अवस्थाओं में। इन्होंने व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास की निम्नलिखित 5 अवस्थाएं बताई है। पहली है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज। मुख्य अवस्था या ओरल स्टेज, यह कामुकता की प्रथम अवस्था है। यह शिशु में जन्म से 18 माह तक रहती है। कितने? जन्म से 18 माह तक। इस अवस्था में कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित होती है। इसमें कामुकता कहाँ होती है? मुख के केंद्र में, मुख के क्षेत्र में या केंद्र में। गुदी अवस्था, अनाल स्टेज। अनाल स्टेज, यह अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक, 18 माह से 3 वर्ष यानी 1.5 वर्ष से 3 वर्ष या 18 माह से 3 वर्ष। इसमें बालक की काम शक्ति मुख से हटकर गुदा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। गुदा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। लैंगिक अवस्था या फैलिक स्टेज, यह अवस्था 3 से 5 वर्ष की आयु में रहती है। कितने वर्ष में? 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष। इस अवस्था में काम शक्ति का केंद्र बिंदु जनेंद्रिय होती है। क्या होती है? जनेंद्रिय। इसे क्या होती है? इसमें जनेंद्रिय होती है। नंबर 4, आदर्श अवस्था। आदर्श अवस्था या इसे अव्यक्त अवस्था भी कहते हैं। आदर्श अवस्था का दूसरा नाम क्या है? अव्यक्त अवस्था। इसका दूसरा नाम क्या है? अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था, आदर्श अवस्था कह दो या अव्यक्त अवस्था। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक के बीच की आयु में रहती है। कहाँ कब तक रहती है? 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में काम शक्ति क्या हो जाती है? आदर्श हो जाती है। इस अवस्था में काम शक्ति क्या हो जाती है? आदर्श हो जाती है। जनेंद्रिय अवस्था, जेनेटियल स्टेज। जनेंद्रिय अवस्था, यह मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। पहली अवस्था तो कौन सी है? मुखावस्था। मुखावस्था। और लास्ट अवस्था कौन सी है? जनेंद्रिय अवस्था। इस अवस्था में काम शक्ति जनेंद्रियों के पर केंद्रित रहती है, जिसका उपयोग वह विपरीत लिंग व संतान उत्पत्ति के लिए करता है। तो इसकी 5 अवस्था है। नंबर 1 मुख अवस्था, नंबर 2 गुदावस्था, नंबर 3 लिंग
प्रधान अवस्था। नंबर 4 अव्यक्त अवस्था या आदर्श अवस्था। नंबर 5 प्रजनात्मक या जननात्मक या जनेंद्रिय अवस्था। प्रजनात्मक जननात्मक या जनेंद्रिय अवस्था, ये तीनों क्या हैं, एक ही नाम है। प्रजनात्मक, जननात्मक या जनेंद्रिय अवस्था। ओडियस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडियस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण अपनी माता को अधिक प्यार करते हैं और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्यार करते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण अपनी माता को अधिक प्यार करते हैं और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्यार करती है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।